वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र की संपूर्ण और वृहद व्याख्या के साथ हम प्रस्तुत हैं। कुछ घंटों पहले यह पेपर संपन्न हुआ है और मुख्य परीक्षा इसी के साथ आरंभ हो चुकी है। आप में से जो कैंडिडेट इसमें हिस्सा ले रहे हैं तो उनके लिए यह वीडियो एक उत्तर कुंजी के समान होगा। मतलब आप यहाँ से अपने उत्तर का मिलान कर सकते हैं, क्योंकि जब प्रीलिम्स के प्रश्न पत्र होते हैं वहाँ तो आंसर की का बड़ा कंपटीशन होता है, लेकिन मेंस में इस तरह से डिटेल आंसर की उपलब्ध कराने वाले कुछ ही लोग होते हैं। तो हम यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं और यह विश्वसनीय और प्रामाणिक है, इसे देखिए। और जिन्हें भविष्य में मेंस देना है 2025 या 26 या अगले वर्षों के लिए प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए ये मार्गदर्शक वीडियो के समान होगा। मतलब आपको एक अप्रोच पता लगेगा कि आयोग किस हिसाब से प्रश्न पत्र देता है और उसे हल करने का सही तरीका क्या है, कौन से सही पैटर्न से हम हल करें, कैसे प्रश्नों के उत्तर लिखें कि हमें सर्वाधिक नंबर प्राप्त। यह सब अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। एक बात और है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो पेड ग्रुप हैं वो लगातार चलते रहते हैं। यूपीपीसीएस मेंस का 2024 का जो हमारा हिंदी का बैच था, वहाँ जो हमने स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराए थे, जो भी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कराई थी, वह पूरी सार्थक रही है इस बार। और संपूर्ण प्रश्न पत्र बहुत सही तरीके से उन सारे कैंडिडेट्स ने हल किया होगा जिन्होंने कि पर्याप्त हमारे साथ अभ्यास किया था। हमारे द्वारा दिए सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे। जो व्याकरण के हिस्से हमने नोट्स में उन्हें प्रोवाइड कराए थे, उसे कायदे से पढ़ा था, उस पर अभ्यास किया था, तो उनके लिए प्रश्न पत्र बहुत ही आसान। गद्यांश अवबोधन में जो अप्रोच हमने उन्हें बता रखा था कि किस तरीके से व्याख्या करनी है, कैसे भावार्थ करना है, कैसे बाकी चीजें करनी है, तो उन्हें कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मुझे लगता है कि 3 घंटे के प्रश्न पत्र में से बहुत कम समय लेकर ही उन्होंने उस प्रश्न को उन सारे प्रश्नों को हल कर दिया होगा और असुविधा का सामना उन्हें कहीं से नहीं करना पड़ा होगा। तो अगर आप पेड ग्रुपों से जुड़ने के इच्छुक हैं तो संपर्क कर सकते हैं हमसे। फिलहाल आगे चलते हैं। तो देखिए, सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में सबसे अहम बात क्या होती है? सबसे मुख्य होता है इसमें गद्यांश अवबोधन, क्योंकि ये सबसे ज्यादा नंबर या सबसे बड़ा हिस्सा कवर करता है। 60 अंक तो आपके वहीं से होते हैं। कुल मिलाकर 3 घंटे का समय है, जो कि पर्याप्त होता है। 150 अंक है और 150 में से आपको हमेशा अपना लक्ष्य 100 से ज्यादा का रखना चाहिए, तभी आप रेस में बने रह पाएंगे। निर्देश वही साधारण है जो हर साल रहते हैं, मतलब अंक इत्यादि सामने लिखे हुए हैं और कहीं भी नाम अनुक्रमांक वगैरह नहीं लिखना है, तो इतने तो आप समझदार है ही। सबसे पहले गद्यांश से ही आमना सामना होता है और ये अपठित गद्यांश एक नहीं बल्कि 2 होते हैं। गनीमत इस बार ये थी कि दूसरे वाले गद्यांश का आकार आयोग ने थोड़ा छोटा रखा था। हर बार बराबर आकार के नहीं होते, लेकिन इस बार दूसरा कुछ ज्यादा ही छोटा था। कोई बात नहीं, पहले वाले को देखते हैं। तो पहला गद्यांश कुछ इस प्रकार से है कि सही प्रकार का समाजीकरण होने पर समाज के सदस्य सामाजिक नियमों के अनुरूप व्यवहार करते हैं। जैसे सामाजिक नियम है उसी के हिसाब से उनका बर्ताव होता है। और यदि समाजीकरण गलती से गलत हो जाए तो फिर क्या होगा? दिशा भ्रमित हो जाते हैं, उनकी जो दिशा है वो विपरीत हो जाती है। तो इसीलिए समाजीकरण के दायित्व से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं उन पर सामाजिक नियंत्रण का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। जितना बड़ा उनका दायरा होता है, जितने उनके अधिकार होते हैं, उतनी ही बड़ी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये कहने का मतलब है। यहाँ बार्टमोर नाम के एक दार्शनिक हैं, व्यक्ति हैं, आप जो कह लीजिए, इनके हिसाब से कहा गया कि शिक्षा बच्चे के प्रारंभिक समाजीकरण का सबसे मजबूत आधार है और शैक्षिक व्यवस्था नैतिक विचारों को स्पष्ट करके अंशतः व्यक्ति का बौद्धिक विकास करके सामाजिक नियमन में योगदान देती है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को समाज की विभिन्न इकाइयों से परिचित कराना है। शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें चाटना नहीं होता है। शिक्षा का मतलब है व्यवहारिक ज्ञान हासिल करना, जिंदगी कैसे जीनी है और जिंदगी जीने का सही तरीका क्या है, यह हमें शिक्षा ही बताती है, बशर्ते कि शिक्षा सही प्राप्त हुई हो। सिर्फ किताबी शिक्षा न मिली हो, व्यवहारिक शिक्षा हमें प्राप्त हुई हो, तो वह हमें सच्चा मनुष्य बनाती है। वह बार बार स्लोगन दोहराते हैं ना, जगह जगह लिख देते हैं, जहां मन करता है वहां छाप देते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। तो भाई, वो शेरनी के दूध वाली जो शिक्षा होती है ना, वो असल में व्यवहारिक शिक्षा होती है। किताब रट कर वो शिक्षा नहीं प्राप्त की जा सकती, ठीक है? तो वैसी शिक्षा शिवाजी महाराज ने प्राप्त की थी, महर्षि विवेकानंद ने प्राप्त की थी, जितने महापुरुष हैं उन्होंने वैसी शिक्षा प्राप्त की थी। आजकल के स्कूलों में जो पढ़ाया जा रहा है वो सिर्फ किताबी कीड़ा बनने की प्रेरणा है। कम से कम हमारे भारतीय स्कूलों की यही दशा है। तो ठीक है, यहाँ देखिए, व्यक्ति को समाज की विभिन्न इकाइयों से परिचित करवाना है।
तो शिक्षा का केवल सैद्धांतिक महत्व नहीं है, जो अभी मैंने कहा ना कि सिर्फ किताब तक ये सीमित नहीं है, सिद्धांत तक सीमित नहीं है, तो वही चीज यहां कही जा रही है, व्यवहारिक उपयोगिता इसकी। और सामाजिक नियंत्रण के अन्य साधन जहां व्यक्ति को दबावपूर्ण ढंग से सामाजिक नियमों को मानने के लिए विवश कर देते हैं, बाध्य कर देते हैं, वहीं शिक्षा उसे स्वतः आत्मविश्लेषण के द्वारा अप्रभावात्मक ढंग से सामाजिक नियमों का पालन करने की प्रेरणा देती है। मतलब शिक्षा कुछ इस प्रकार से हमसे वो काम करवा लेती है कि वो बल भी नहीं लगाती, दबाव भी नहीं देती है कि आपको गला दबा के कहा जा रहा है कि ये काम करो। वो आपको अंदर से प्रेरित करती है, आपको बताती है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। उसके बाद हमारा विवेक स्वतः जागृत हो जाता है और हम अच्छे रास्ते का चयन कर लेते हैं। बच्चे को छोटे पर जो संस्कार माता पिता देते हैं, अगर अच्छे संस्कार देते हैं तो भविष्य में उसके सामने जब दो रास्ते आते हैं, एक गलत रास्ता और एक सही रास्ता, तो उसमें से वो सही रास्ते का ही चयन करेगा, क्योंकि वो सीख उसे हमेशा याद रहेगी जो बचपन में मिली थी। तो शिक्षा हमें वही शिक्षा देती है। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य हमें वही शिक्षा देना है। अब आगे देखिए, कहा गया कि एक तो समाजीकरण हमें करणीय व्यवहार की जानकारी कराता है, जो व्यवहार हमें अमल में लाना चाहिए, जो व्यवहार हमें अपने कर्म में उतारना चाहिए, उसकी शिक्षा देता है या उसकी जानकारी देता है। और दूसरा जो विपथगामी व्यवहार है, उसकी निंदा की भी हमसे अपेक्षा रखता है। मतलब यह है कि समाजीकरण हमें यह दिखाता है कि आप तो सही रास्ते पर चलिए ही, और आपको लग रहा है कि कोई रास्ता भटक गया है, गलत रास्ते पर चल रहा है, विपथ हो गया है, अपने पथ से विलग हो गया है, तो उसे आप सही रास्ते पर लाइए, उस पथ की निंदा करिए जो कि उसे गलत दिशा में ले जा रहा है। यह भी आप ही का कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपना भला करते चलें, दूसरे की एकदम न सोचें, दूसरा कुएं में गिर रहा है गिरने दीजिए, ऐसा नहीं। ठीक, तो ये बात। अतः करणीय व्यवहार के बीच में संतुलन रखकर समाजीकरण, जो शिक्षा का ही एक हिस्सा है, समाजीकरण शिक्षा का ही एक हिस्सा है, समाज में सबसे बड़ी नियंत्रक शक्ति के रूप में काम करता है। भाई, इससे ज्यादा बड़ी नियंत्रक शक्ति और क्या हो सकती है? ये ईश्वरीय शक्ति ही तो कही जा सकती है ना, जो कि हमें अच्छे और बुरे की सीख देती है। जैसे आप ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, वैसे तो लोग 5 किलो लड्डू चढ़ाकर भगवान से कहते हैं कि पड़ोसी गरीब हो जाए और हम अमीर हो जाए, ऐसी जो मनौती मानते हैं, तो उनकी तो अलग बात है। लेकिन ईश्वर के सामने जो विनती की जाती है, सार्थक प्रार्थना क्या है कि हमें हमेशा सही दिशा दिखाइए, जो जीवन जीने का सबसे सही मार्ग हो, सन्मार्ग हो, उस दिशा में हमें प्रेरित करिए, हमें उन्नति के पथ पर ले जाइए। लेकिन उन्नति का पथ कैसा होना चाहिए? सही रास्ते पर चलकर होना चाहिए। ये ईश्वर से सही की गई प्रार्थना होती है, यही प्रार्थना हमें भगवान से करनी चाहिए। तो यहाँ जो समाजीकरण है और शिक्षा है, वो हमें वही दिशा तो दिखा रहे हैं, है ना? तो यही बात है। आगे आप देखें कि समाजीकरण हमें अव्यवस्था की अत्यंत विषम स्थिति से बचाता है, सामान्य रूप से सामाजिक क्रियाओं के संचालन में सहायक होता है। परिणाम क्या निकलता है कि सामाजिक नियंत्रण बना रहता है। और शिक्षा का सामाजिक नियंत्रण जो है, इससे दूसरा महत्वपूर्ण कार्य हमारे जीवन में क्या होता है कि हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं। जब हमें अच्छे बुरे की समझ आ जाती है, तो हम अच्छी जानकारियों की ओर, अच्छे पथ की ओर अग्रसर होते हैं, और वहां जो कुछ भी हमें सीखने के लिए मिलता है, चाहे आसानी से मिले या कठिनाई से मिले, दोनों हो सकता है, तो उनको हम आत्मसात करते हैं। इससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। और जब हमारे अंदर ज्ञान का विकास होता है, तब हम ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं कि हमारे अंदर वह विवेक, वह जो नीरछीर विवेक करने की शक्ति है, वो आ जाती है। नीरछीर विवेके का मतलब क्या है? जैसे हंस को कहा जाता है ना कि वो दूध और पानी को अलग करने की क्षमता रखता है, तो वैसा हमारे अंदर कौशल आ जाता है। यानी अच्छे में बुरा अगर बुरी तरह से मिला हुआ भी क्यों ना हो, दूध में पानी मिला दीजिए, आप अलग नहीं कर पाएंगे अपने से। हंस को कहा जाता है, वो एक किंवदंती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो दूध और पानी को अलग कर सकता है। तो वह विवेक, वह काबिलियत हमारे अंदर आ जाती है। यानी बुराई और अच्छाई कितने भी आपस में मिक्स क्यों ना हो गए हो, हम उसमें से अच्छी चीज को ही ग्रहण करेंगे। बाकी कहा गया कि जब हम उचित को अनुचित से अलग कर लेंगे, तब हम अनुचित व्यवहार को जीवन से हटा देंगे, सीधी बात है, और उचित व्यवहार को अपना लेंगे। और उचित व्यवहार वही होगा जो कि सामाजिक मानदंडों के हिसाब से है। अतः हम ज्ञान के विकास के साथ उचित व्यवहार को समझेंगे और उसका पालन करेंगे, ठीक है, जिससे सामाजिक नियंत्रण स्वतः बना रहेगा। तो शिक्षा हमें तर्क प्रदान करती है, तार्किक बनाती है। ऐसे किसी भी बात को हम नहीं मान लेते, हम उस पर तर्क करते हैं, जब संतुष्ट होंगे तब स्वीकार करेंगे। भावुक, अतार्किक और व्यक्तिपरक निर्णयों से मुक्त होने की प्रेरणा देती है। अब यहां से बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसकी हमें व्याख्या करनी है। तो कहा गया कि इसलिए हम देखते हैं कि एक अशिक्षित व्यक्ति आवेश में आकर कुछ गलत कर बैठता है, जबकि शिक्षित व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में धैर्यपूर्वक निर्णय लेता है और विवेक का परिचय देता है। यहाँ शिक्षित और अशिक्षित का तात्पर्य स्कूली डिग्री या फिर सर्टिफिकेट से नहीं है कि हमारे पास BA, MA या BTech, MTech या फिर और कोई बहुत बड़ी वाली डिग्री का सर्टिफिकेट है तो हम बड़े काबिल इंसान बन जाएंगे। ये सर्टिफिकेट तो खरीदे भी जा सकते हैं, आज के समय में सब बिकाऊ
है ना। तो ये कोई काबिलियत का परिचय नहीं है। या फिर सर्टिफिकेट मिल भी गया तो आप मानसिक रूप से मजबूत हैं, इसका कौन सा प्रमाण है। शिक्षा वास्तविक अगर आपने प्राप्त की है, व्यवहारिक शिक्षा अगर आपके पास है, उस मामले में आप शिक्षित हैं, तो निश्चित तौर पर आप कितनी भी कठिन परिस्थिति आए निर्णय लेंगे और अडिग रहेंगे। आजकल आप देखते हैं ना, नौकरी पेशा लोग जो है वो सुसाइड कर ले रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर जाकर बैठ जा रहे हैं, उसके बाद उनके अंदर वो मानसिक मजबूती नहीं आ पा रही है, थोड़ा सा दबाव नहीं झेल पा रहे हैं। या जो युवा है कहीं तैयारी करने गए हैं, कोटा में तमाम आप देखते हैं इस तरह के मामले। तो सही अर्थों में अगर शिक्षित होते और उनके संस्कार उसी हिसाब से उन्हें प्रेरित किए होते तो वो कभी इस तरह का कदम नहीं उठाते। लोग कहेंगे कि भाई आप नहीं समझ सकते, दबाव बहुत होता है, मानसिक दबाव में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हैं तो परिस्थिति कितना भी तोड़े आप नहीं टूटेंगे। ठीक है, तो शिक्षा हमें वही मजबूती देती है, लेकिन बशर्ते सही शिक्षा होनी चाहिए। आगे आप देखेंगे कि संक्षेप में शिक्षा व्यक्ति को आत्मनियंत्रण सिखाती है और व्यक्ति ही समाज की इकाई है। तो समाज इसी से मजबूत होता है, व्यक्ति मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा, और व्यक्ति के स्तर पर नियंत्रण रहने से सामाजिक नियंत्रण स्वतः हो जाता है। मतलब व्यक्ति अपने आप खुद अपने पर नियंत्रण रखना सीख ले, हर आदमी अपना अपना देख ले, तो समाज खुद ही मजबूत हो जाएगा, सीधी बात। तो ये अपना पूरा पैराग्राफ है और इसी की आपको करनी है व्याख्या। लेकिन व्याख्या से पहले हमें करना होगा इसका आशय। आशय का कमोबेश यहाँ मतलब है कि आपको इसका अर्थ बताना है, वो भी संक्षेप में। तो ये भावार्थ की तरह का ही होता है। हालांकि आशय का मतलब तो ये हुआ कि आप व्याख्या करिए, लेकिन इतने बड़े पैराग्राफ की व्याख्या करने के लिए असल में यहाँ नहीं कहा जा रहा है, एक छोटा मोटा भावार्थ जैसा ही लिखने के लिए आपसे कहा जा रहा है। भावार्थ से कुछ मायनों में ये भिन्न है। भावार्थ में सारांश वाला लहजा होता है, ठीक है। भावार्थ का साइज सारांश से बड़ा होता है, मध्यम आकार का होता है, लेकिन तरीका सारांश वाला समेटने वाला होता है। और आशय में व्याख्या वाला थोड़ा सा पुट होता है, यानी हम फैलाने की कोशिश करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, मध्यम आकार का लिखते हैं। और वैसे भी यहाँ 5 नंबर उस पर हैं तो बहुत फैलाना है नहीं। तो आइए देखते हैं इसका आशय कैसे लिखा जा सकता है। और दूसरा प्रश्न क्या है कि पूछा गया कि समाजीकरण और सामाजिक नियंत्रण के अन्य साधन से शिक्षा अलग क्यों है, और अंत में हमें रेखांकित पंक्ति की व्याख्या करनी है। तो अब हम इन तीनों प्रश्नों का समाधान देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसमें आप कोई भी गद्यांश हो, शीर्षक आपसे लिखने के लिए कहा जाए अथवा ना कहा जाए, शीर्षक का चुनाव करना आपका कर्तव्य बनता है। शीर्षक चुनकर लिख लेना चाहिए। इससे 2 बातें होती हैं। एक तो अच्छा प्रभाव पड़ता है, वो टॉपिक आपने ऊपर सेलेक्ट कर लिया, मतलब गद्यांश को एक नाम दे दिया, तो ये बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। परीक्षक को लगता है कि आपने गंभीरता से पढ़ा है गद्यांश को और तब जाकर लिखना आरंभ किया है, ऐसे ही ऊपर ऊपर नहीं बांच लिया है। ठीक, तो ये एक धाक जमाने का, इंप्रेशन जमाने का काम करता है। इससे नंबर कटेंगे नहीं बल्कि अतिरिक्त मिलने की संभावना होती है। आप सोचते हैं कि मेंस में अतिरिक्त अनर्गल लिख देने पर नंबर कटते हैं, तो बेशक कटते हैं, लेकिन ये कोई फालतू काम नहीं। तो हमने एक शीर्षक चुना है, आप अपनी सुविधा अनुसार चुन सकते हैं। इस गद्यांश में, मतलब पहले पैराग्राफ में, शीर्षक के लिए नहीं कहा गया था, इस पर कोई नंबर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमने शीर्षक हेडिंग डालकर ऊपर लिखा, तब जाकर उसका आशय या भावार्थ जो है उसको लिखना आरंभ किया। तरीका यही सही। तो शीर्षक इसका हो गया शिक्षा से समाजीकरण। शिक्षा से समाजीकरण, शिक्षा से पहले मनुष्य का निर्माण होता है, एक सच्चे मनुष्य का, और मनुष्य जब अपने आप में परिपूर्ण होता है तो वह समाज का निर्माण करता है, और यही समाजीकरण की चरम अवस्था है। तो ये शीर्षक वहीं से आया है। भावार्थ या आशय इसे कहना ज्यादा सही रहेगा। ये आशय ही है, इसे भावार्थ मत समझिए, भावार्थ से थोड़ा सा इसका तरीका अलग है। आप इसका साइज देख सकते हैं, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा नहीं। तो हम लिख सकते हैं कि सही समाजीकरण से व्यक्ति समाज के नियमों के हिसाब से आचरण करने लगता है, जबकि गलत समाजीकरण जो है वो असामाजिक व्यवहार को बढ़ाता है। और इसीलिए समाजीकरण का कार्य क्या होता है, केवल सामाजिक नियम सिखाना नहीं बल्कि उसका पालन भी कराना। सिर्फ किताब पढ़वा देना और नियमावली दिखा देना ये पर्याप्त नहीं है, उसको अमल में लाना और दूसरों से अमल करवाना ये महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है जो कि व्यक्ति को नैतिक सोच, आत्मनियंत्रण और अनुशासन की प्रेरणा देती है, और शिक्षा व्यक्ति के बौद्धिक, भावनात्मक और नैतिक विकास में सहायक होती है। वह व्यक्ति को उचित और अनुचित में अंतर समझाकर सही निर्णय करने की क्षमता देती है। और आगे कहा गया, पैराग्राफ आप बदल भी सकते हैं, नहीं भी बदल सकते हैं, एक में भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा लंबा हो रहा है तो चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक मर्यादाओं का पालन करना सीखता है, जिससे कि समाज में संतुलन और व्यवस्था बनी रहती है। जब व्यक्ति को सही ज्ञान होता है तो वह विवेकपूर्ण निर्णय लेकर अनुचित व्यवहार से बचता है। उसको सही गलत की जानकारी है तो उसी हिसाब से वह अपने व्यवहार को परिवर्तित कर लेता है और सामाजिक नियंत्रण में खुद को ढाल लेता है। तो इस प्रकार से शिक्षा व्यक्ति को आत्मनियंत्रण करने वाला बनाती है, मतलब आत्मनियंत्रित बनाती है, और समाज को सुचारू रूप से संचालित करने में सहायक होती है। तो ये तो हमारा आशय हो गया। अगला प्रश्न पूछा गया था, यानी ख वाला,
कि शिक्षा में समाजीकरण के लिए सीधी बात पूछी गई थी कि समाजीकरण के समाजीकरण के लिए जो सामाजिक नियंत्रण के अन्य साधन हैं उनसे शिक्षा अलग क्यों है। समाजीकरण का जरिया तो है, लेकिन बाकी जो साधन है उनसे ये अलग है, क्यों? तो असल में समाजीकरण के लिए जो सामाजिक नियंत्रण के साधन है शिक्षा उनसे विलग हो जाती है। हालांकि तरीका वही है करने का तरीका, लेकिन यहाँ भिन्नता आ जाती है। उसी को हमने थोड़ा सा अलग अलग दिखाया है। तो कहा गया कि शिक्षा समाजीकरण और सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है, मतलब अवश्य ही है, लेकिन यह एकमात्र साधन नहीं है। पहली चीज, इन दोनों प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए अन्य साधनों की भी आवश्यकता होती है जो कि शिक्षा से अलग होते हैं। असल में हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि समाजीकरण के जो अन्य साधन है वो असल में क्या है। शिक्षा के बारे में तो आपने पढ़ा, लेकिन जब हम अंतर करना चाहते हैं या अंतर दिखाना चाहते हैं तो हमें अन्य साधनों की भी जानकारी होनी चाहिए। तो कई सारे साधन होते हैं जो कि समाज को नियंत्रित करते हैं, जिसमें से कि कानून और दंड अहम है। अगर कानून का डर न हो, दंड का डर न हो, सजा मिलेगी तो समाज निरंकुश हो जाएगा। नियमों का पालन तभी होता है जब कड़ाई होती है, कठोरता होती है। धार्मिक मूल्य यह व्यक्ति को नैतिक रूप से प्रभावित करते हैं, अनुशासित रहना सिखाते हैं। सामाजिक दबाव और परंपराएं हालांकि ये कई बार गलत तरीके से प्रभावित करते हैं, लेकिन ये भी समाजीकरण में सहयोग देते हैं। शिक्षा तो है ही है। शिक्षा आमतौर पर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय तक सीमित होती है, लेकिन व्यवहारिक शिक्षा की कोई सीमा नहीं। वो मरण दिन है या मरणोपरांत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मरने के बाद आप क्या सीखेंगे, लेकिन हाँ जो मृत्यु का दिन है, ठीक है, मरणासन्न स्थिति में आप हैं तो वहां तक आप सीख सकते हैं। सामाजिक शिक्षा या ये कहा जाए कि व्यवहारिक शिक्षा, तो उसकी प्रेरणा आपको अंतिम तक मिलती रहती है, यानी सीखने वाला व्यक्ति अंतिम सांस तक सीखता रहता है। स्कूली शिक्षा तो एक हद तक समाप्त हो जाती है, तो वो औपचारिक ढांचा रखती है। लेकिन समाजीकरण और सामाजिक नियंत्रण जीवन भर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं जो कि विभिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न रूप में काम करते हैं। यहाँ एक चीज और जोड़ सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि समाजीकरण के लिए जो सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं वो कड़ाई या फिर कोई डर दिखाकर मनवाने वाले हैं। जैसे परंपराएं ही हैं, धार्मिक परंपराएं हैं या सामाजिक परंपराएं हैं, तो उसमें हम कोई ना कोई एक बाध्यता बना देते हैं कि ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये देवता नाराज हो जाएंगे, या फिर कुछ अनर्थ हो जाएगा, या फिर कानून तुम्हें दंड देगा। इस तरह का हम डर दिखा के मनवाते हैं। लेकिन शिक्षा ऐसा माध्यम है जो कि डर दिखाकर कभी भी कोई चीज नहीं मनवाता है। अगर डरा रही है तो वो शिक्षा नहीं। शिक्षा में भय का कोई स्थान नहीं होता है। शिक्षा आपको सही और गलत के बारे में बताती है कि ये चीज गलत है, इसको करके तुम्हें कभी भी कल्याण हासिल नहीं होगा, और ये सही है, यही सही रास्ता है। अब उसके बाद आपका विवेक खुद जागृत होता है और आप सही रास्ते का अनुसरण करते हैं। शिक्षा आपको पकड़ के उधर धकेलती नहीं है। तो ये सबसे प्रमुख अंतर है कि बलपूर्वक काम शिक्षा में नहीं किया जाता है। बाकी जो समाजीकरण के साधन है उनमें थोड़ी जोर जबरदस्ती हो सकती है। तो ठीक है, ये सारी बातें हैं। और उसके बाद हमें करनी है व्याख्या। तो जो रेखांकित पंक्ति यानी एक पैराग्राफ आपको दिया गया था ना कि अशिक्षित व्यक्ति आवेग में आकर कुछ भी गलत कर लेता है, और व्यक्ति समाज की इकाई है, अगर व्यक्ति सुधर जाएगा तो फिर समाज भी नियंत्रित हो जाएगा, मतलब एक बड़ा सा पैराग्राफ था। तो उसके लिए अगर आप व्याख्या करना चाहते हैं तो आप कुछ इस हिसाब से कर सकते हैं कि शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान या औपचारिक डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति का जो आचरण है या व्यवहार है या उसकी सोच है उसको परिष्कृत करने का सशक्त साधन है। और एक अशिक्षित व्यक्ति आवेश में आकर कुछ भी फैसला ले लेता है और कभी कभी ऐसा काम करता है जिस पर कि वो बाद में खुद पछताता है और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। इससे इस बात का पता चलता है कि अशिक्षा मनुष्य के विवेक और संयम को कमजोर बना देती है। और अगर व्यक्ति शिक्षित है तो विपरीत से विपरीत जो परिस्थितियां आएंगी उनको झेलने के लिए सक्षम होगा। जैसा कि आपको अभी पीछे उदाहरण दिया, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो जाए वो टूटेगा नहीं, उनसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेगा। परेशान तो होगा ही, वो तो मनुष्य है तो परेशान होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि वो पत्थर का बन जाएगा, उसे भी रोना आएगा, वो भी बहुत दुखी हो जाएगा, हो सकता है कि डिप्रेशन में चला जाए, लेकिन जीवन से हाथ धो बैठेगा या फिर कुछ ऐसा अनर्थ कर लेगा, ऐसा नहीं। वो उस विपदा से बाहर आ जाएगा, रास्ता ढूंढेगा। वह शांत चित्त से सोच विचार करता है, विवेकपूर्ण निर्णय लेता है, और इस प्रकार शिक्षा व्यक्ति में मानसिक दृढ़ता, सहनशीलता और आत्मनियंत्रण का विकास करती है। 3 गुण विकसित करती है शिक्षा। ठीक, तो शिक्षा का यह गुण व्यक्ति को केवल बाहरी आचरण में ही नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी परिपक्व बनाता है। और जब व्यक्ति अपने मन, वाणी और क्रियाओं पर नियंत्रण रखना सीख जाता है तो वह अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है। संतुलित जीवन वही होता है, और यही आत्मनियंत्रण उसे सुसंस्कृत और उत्तरदायी नागरिक बनाता है। तो आत्मनियंत्रण वह आधार है जिस पर कि सामाजिक नियंत्रण की नींव रखी जाती है। मतलब सामाजिक नियंत्रण जो है वो पहले व्यक्ति के नियंत्रण से आरंभ होता है, क्योंकि व्यक्तियों के ही समूह से समाज बनता है। तो अगर सारे व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से आत्मनियंत्रित हो जाएं
तो समाज अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा, सामाजिक नियंत्रण संपन्न हो जाएगा। वही बात कही गई थी। तो बात यहाँ पर कही गई कि वास्तव में शिक्षा वह प्रकाश है जो कि व्यक्ति को स्वयं को समझने, परिस्थितियों का विवेक से मूल्यांकन करने और समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाने की शक्ति प्रदान करता है। जब व्यक्ति में यह गुण विकसित हो जाते हैं तब वह केवल अपने जीवन को ही नहीं बेहतर बनाता बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दिखाता है, शांति, स्थिरता और सद्भाव वाली। तो गद्यांश में यही कहा गया कि शिक्षा की आत्मिक और सामाजिक सार्थकता जो है वो काफी गहरी है और उसी पर यह चिंतन आधारित। तो ऐसे हमने व्याख्या की है, आप इसे और भी अलग तरीके से कर सकते हैं। बस ये है कि मूल भावना, मूल अर्थ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगले गद्यांश की ओर चलते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ने के इच्छुक हैं तो आप इन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे सामान्य हिंदी के भी जो पेड बैचेस हैं वो चल रहे हैं, ये सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ भी संदेश भेज सकते हैं। तो पेड बैचेस से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। सामान्य हिंदी की समग्र तैयारी हम करवाते हैं और प्रश्न पत्र में आप बहुत ही आराम महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि प्रश्न पत्र आपका मॉक टेस्ट ही है। पर्याप्त अभ्यास करवाया जाता है और इस बार जो अभ्यास हमने करवाया था वो सार्थक परिणाम के रूप में इस प्रश्न पत्र में दिखाई दे रहा है। लगभग हर हिस्से में जो अभ्यर्थी हमारे पेड ग्रुपों से जुड़े हुए थे उन्हें यह महसूस हो रहा होगा कि हमने इस पर प्रैक्टिस पहले से की थी। ठीक है, तो आइए अब आरंभ करते हैं दूसरे गद्यांश को। यहाँ आप देखेंगे कि सहयोग से ही जीवन है। स्पर्धा तो अंततः विनाश और मृत्यु की ओर ले जाती है। और मजे की बात यह है कि आप भी एक स्पर्धा में ही हिस्सा ले रहे हैं। ये जो मेंस है ये क्या है? ये कंपटीशन ही तो है। तो विनाश और मृत्यु की ओर ले जाती है स्पर्धा अगर अंतहीन हो जाए और हम अपने साथ अन्य को भी लें। यदि वह पिछड़ जाता है तो उसकी मदद करें, यही जीवन है। यदि हम सभी परस्पर भाव से यह अपना लेते हैं, मतलब इस भाव को ही अपना लेते हैं, तो हम एक दूसरे के संकट में एक दूसरे के साथी बनेंगे, आपस में एक दूसरे को बचाएंगे और विकास के मार्ग पर एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे। सहयोग की यह प्रक्रिया ही जीवन को सुरक्षित रख सकती है। अगर हमें लॉन्ग टर्म गोल सेट करने हैं, हमें लंबे रास्ते तय करने हैं, तो हमें सहयोग से ही काम लेना होगा। कंपटीशन क्षणिक हो सकता है, पूरी जिंदगी नहीं चल सकता है, ये कहने का मतलब है। कुछ मामलों में तो प्रतिस्पर्धा होती ही है। प्रतिस्पर्धा मानव जाति क्या, प्रत्येक जीव जाति में होती है। भोजन के लिए होती है, आवास के लिए होती है, जीवन यापन के लिए होती है, नौकरी के लिए होती है, आप सब में है ना। लेकिन अगर यही लंबी खिंच जाए तो विनाशकारी हो सकती है। प्रतिस्पर्धा को युद्ध में बदलते देर नहीं लगेगी, सब नष्ट हो जाएगा। तो ये लंबे समय के लिए सही नहीं है। लंबे समय के लिए सहयोग ही टिकाऊ होता है, वही समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और कहा गया कि यदि हम अपना स्वार्थ सामने रखकर अन्य की टांग खींचने के लिए तत्पर रहते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? स्पर्धा होगी, स्वयं को ही हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और स्पर्धा एक दूसरे के खिलाफ करते हुए हमें आपस में भिड़ने की प्रेरणा देगी, मतलब लड़ने के लिए। और जैसा मैंने कहा कि जब स्पर्धा अपना विकृत रूप धारण करती है तो युद्ध होते हैं, और युद्ध भी ऐसे वैसे नहीं होते हैं, आप जानते ही हैं। पहला और दूसरा विश्व युद्ध अपने अपने साम्राज्य, उपनिवेश और व्यापार को बढ़ाने का संघर्ष ही तो था। मतलब यूरोपीय कंपनियां और यूरोपीय जो देश हैं पहले अपने यहाँ संसाधन जो है उनको खोद खाद कर निकालते हैं, मशीन से सामान बनाते हैं, बेचते हैं, मुनाफा कमाते हैं। फिर बाहर उनकी निगाह जाती है कि बाहर तो बहुत संसाधन है, तो उन रिसोर्सेज को निचोड़ते हैं, जगह जगह अपने उपनिवेश बनाते हैं। फिर एक आता है, उसके पीछे 25 आते हैं। अभी अंग्रेजों के साथ बाकियों की जो प्रतिस्पर्धा थी आपने देखा, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, ठीक है, और अंग्रेज कॉम्पिटिशन होता है तगड़ा, उसमें अंग्रेज 20 मतलब भारी सिद्ध होते हैं। 20 पढ़ना एक मुहावरा है, तो मुहावरा कम लोकोक्ति कही जा सकती है। तो कुल मिलाकर ये प्रतिस्पर्धाएं ही थी। और प्रतिस्पर्धा अंतिम में क्या रूप लेती है? तो युद्ध होते हैं, पहले पहला विश्व युद्ध, उसके बाद दूसरा। और अगर परमाणु बम जैसी चीजों का डर नहीं होता, और भी तमाम खतरे हैं इस समय, लेकिन ये एक बहुत बड़ा खतरा है। तो अगर इस तरह के भीषण डर लोगों को नहीं दबाए होते तो फिर तीसरी वाली जो लड़ाई है वो भी कभी की छिड़ चुकी होती। तो फिलहाल की स्थिति यह है कि प्रतिस्पर्धा लंबे समय तक अगर चले तो हानिकारक होती है, इसलिए सहयोग ही एकमात्र समाधान है। अब वस्तुतः स्पर्धा मानव संस्कृति के लिए विनाश का मार्ग है। व्यक्तियों और राष्ट्रों के बीच में आपसी सहयोग से ही मानव संस्कृति सुरक्षित। वर्तमान में यह जो भूमंडलीकरण, आर्थिक उदारीकरण का नारा दिखाई दे रहा है, यह विकसित देशों के आर्थिक साम्राज्य को बढ़ाने का एक नया तरीका है, जिसमें कि विकसित देशों के आपसी हित टकरा रहे हैं और नए विश्व संकट की आशंकाएं उभर रही हैं। और उससे भी बड़ा खतरा जानते हैं क्या? ये तो पैराग्राफ है, सीमित है। हो सकता है इस पैराग्राफ के रचयिता ने आगे अपने लेख में, क्योंकि वो इतना ही नहीं रहा होगा और रहा होगा, तो उसमें ये जोड़ा हो कि विकासशील जो व्यवस्था है, मतलब विकसित देश है, वो तो ठीक है कि वो उनका आपस में टकराव होगा। जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें भी डेवलपमेंट किधर झुक रहा है? जो बड़े पूंजीपति लोग हैं, मतलब धन का संकेंद्रण कुछ चंद लोगों में होता जा रहा है और बाकी जनता गरीब से गरीब होती जा रही है। हमने अपने पेड ग्रुप में निबंध का अभ्यास करवाया था, तो उसमें हमने वैश्वीकरण, वरदान या अभिशाप या फिर विनाशकारी परिणाम, उस पर एक टॉपिक दिया था लिखने के लिए।
तो उसमें उपसंहार में ये जोड़ने की सलाह दी गई थी, और ये सार्थक सलाह भी है कि वैश्वीकरण का जो चेहरा है ना, जैसा दिखता है वैसा है नहीं। समग्र विश्व एक गांव है, ये वाली जो अवधारणा दिखाई देती है, असल में उसके पीछे कुछ और ही बातें। ये पूंजीपतियों और पूंजीवादियों को और ज्यादा संपन्न बनाने का एक षड्यंत्र है। इसमें गरीब जनता और गरीब होती जाती है, बदहाल होती जाती है, और जो धनी है वो और ज्यादा धनी होते जाते हैं। अपने देश में भी वही हो रहा है, हर देश में यही स्थिति दिखाई दे रही है। जो पहले से संपन्न है तो वहां दूसरे ढंग के टकराव है। तो यही सारी बातें कहते हुए यहाँ स्पर्धा और सहयोग का आपस में तालमेल कैसा है और दोनों में बेहतर कौन है, ये बताने का प्रयास किया गया। तो प्रश्न किया गया है आपसे कि शीर्षक बताइए। तो भाई शीर्षक इसका क्या हो सकता है वो हम देखेंगे। स्पर्धा और सहयोग में क्या अंतर है उसको देखेंगे, तो अंतर तो स्पष्ट है लेकिन लिखना पड़ेगा। और गद्यांश का संक्षेपण करेंगे। अच्छा, ये आपने देखा है कभी 1/3 शब्दों में करिए। 1/3 का मतलब लोग समझते हैं कि भाई नाप कर हमें 1/3 तो कर ही देना है। अब उसमें वो क्या काम करते हैं, पहले 1/3 वहां थोड़ा गणित लगाते हैं और गणित लगाकर आंकिक मान निकालते हैं कि कितने शब्द होंगे 1/3 में, गद्यांश के रेशियो में कितने शब्द होंगे, और उतने ही शब्द गिनकर लिखते हैं और बाद में गिनकर उसे ब्रैकेट में भी लिख देते हैं कि मैंने इतने शब्द लिखे थे। इस तरह की जो फिजूल की चीजें हैं ये आपको करने से बचना चाहिए। वहां आप कोई गणित लगाने नहीं गए हैं, आप सीधे सीधे वहां पर एक प्रश्न का समाधान करने गए हैं। संक्षेपण करना है भाई, संक्षिप्त करना है, और संक्षिप्त करने में जितना आप संक्षिप्त करेंगे, छोटा करेंगे, उतना बेहतर होगा। तो एक अंदाजे से आप 4 से 5 लाइन का संक्षेपण करिए। बहुत ज्यादा अगर खिंच रहा है, आपको लग रहा है कि काम के बाद, जैसे ये पैराग्राफ था, इसमें छांटने लायक बातें कम थी, भले ही ये देखने में छोटा है, लेकिन इसमें आप बहुत कम बातों को छांट सकते हैं और कुछ ही बातें इसमें से बाहर हो सकती हैं। तो इसमें कुछ 6 से 7 लाइन का हो सकता है, नहीं तो आमतौर पर इसका जो रेशियो है वो 4 से 5 लाइन का होता है। संक्षेपण इतना ही बड़ा ठीक है। अब उस पर 20 नंबर मिलने वाले हैं चाहे 5 नंबर मिलने वाले हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, नंबरों से कोई मतलब नहीं है। संक्षेपण का आदर्श आकार यही होता है। तो आइए अब आगे चलते हैं, तीनों प्रश्नों को जरा हल करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे गद्यांश का शीर्षक हो गया सहयोग की महत्ता। सहयोग की महत्ता, सहयोग का क्या महत्व है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं स्पर्धा और सहयोग, या फिर स्पर्धा बनाम सहयोग, ये भी हो सकता है। तो ये 3 यहाँ शीर्षक आपको सुझाए गए। इसके अतिरिक्त भी आपको कोई सूझ रहा हो तो आप लिख सकते हैं। शीर्षक सटीक होना चाहिए, भिन्न हो सकता है, एक दूसरे से अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक चीज का ध्यान देना चाहिए, शीर्षक हमेशा छोटा होना चाहिए, संक्षिप्त रहे, ये इसकी पहली अनिवार्यता है। तो हमने किया संक्षेपण, लेकिन संक्षेपण से पहले तो यहाँ अंतर पूछा गया था ना, तो ख वाला देखिए पहले, स्पर्धा और सहयोग में अंतर क्या है। वास्तविकता तो यह है कि दोनों ही मानवीय व्यवहार का हिस्सा है, मनुष्य के स्वभाव में दोनों आते हैं। सहयोग का भी भाव मानव के अंदर ही होता है और स्पर्धा भी मनुष्य के अंदर ही होती है, लेकिन इनके प्रभाव और उद्देश्य अलग होते हैं। स्पर्धा में क्या होता है, अपने अपने हित का लोग ध्यान रखते हैं और दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं या दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ईर्ष्या की भावना पनपती है, संघर्ष होता है, टकराव होता है, सामाजिक तनाव उत्पन्न होता है, विघटन की स्थिति बनती है। सहयोग में क्या होता है, एक दूसरे की सहायता से हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। एक अगर नीचे गिर रहा है तो उसको हम उठाने की कोशिश करेंगे, सामूहिक हित का हम ध्यान रखते हैं और विकास को प्राथमिकता दी जाती है। तो सहयोग में एक दूसरे की एकता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है, और स्पर्धा में विभाजन और विनाश होता है। स्पर्धा में क्या होगा ना कि एक जो है वो आगे निकल जाएगा और दूसरा पीछे छूट जाएगा। कंपटीशन में भी आपके यही हो रहा है, मतलब एक आदमी सिलेक्शन प्राप्त करेगा तो उस सीट का जो दूसरा दावेदार है वो हार जाएगा, मतलब लिस्ट से बाहर हो जाएगा। नुकसान यहां पर तो ये तो नौकरी की प्रतिस्पर्धा है, लेकिन जो ऐसी आर्थिक या फिर विकास की प्रतिस्पर्धाएं होती हैं वहां पर परिणाम क्या होता है कि जो विजेता बनकर खुश होता है ना कि हम जीत गए और हमने पीछे छोड़ दिया बाकी लोगों को, तो वह भी बहुत समय तक सुखी नहीं रह पाता है, उसको हराने वाला कोई दूसरा आ जाता है तब तक। ठीक है, तो ये स्पर्धा का सबसे बड़ा दुष्परिणाम है कि इसमें असंतोष पनपता है, मन कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। और सहयोग वाली जो अवधारणा है उसमें संतोष मिलता है, जो सहयोग करेगा और जो सहयोग लेगा दोनों को। तो सहयोग सामाजिक और सांस्कृतिक स्थायित्व का आधार बनाता है और इस प्रकार सहयोग मानवता के लिए सबसे सकारात्मक और सही मार्ग है, स्थायी मार्ग है। तो ये तो हमने अंतर बता दिया। अब यहां पर हमें करना चाहिए संक्षेपण। तो संक्षेपण कैसे करें, जीवन में सहयोग अनिवार्य है, यहीं से शुरू करते हैं। जीवन में सहयोग अनिवार्य है और स्पर्धा विनाश और मृत्यु की ओर ले जाती है। यही तो शुरू में गद्यांश के कहा गया था कि सहयोग से ही जीवन है, तो उसको हमने अपने शब्दों में कह दिया। कुछ लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि संक्षेपण में हम अपने शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें जो सिर्फ गद्यांश में दिए शब्द हैं उन्हीं का प्रयोग करना है, ऐसा कुछ नहीं। तो आप लिखेंगे कि जीवन में सहयोग अनिवार्य है और स्पर्धा विनाश और मृत्यु की ओर ले जाती है। यदि हम संकट के समय एक दूसरे के सहायक बनते हैं तो जीवन
सुरक्षित रहेगा और विकास संभव होगा। परस्पर प्रतिस्पर्धा दूसरे को नुकसान पहुंचाती है, आपसी संघर्ष का कारण बनती है। विश्व युद्ध इसी मानसिकता का परिणाम थे। व्यापक नरसंहार और सांस्कृतिक विनाश उनमें हुआ। मनुष्य की संस्कृति का जो आधार है वो सहयोग पर ही टिका हुआ है और इसी से हमारा भविष्य भी चलता है, भविष्य सुरक्षित है। आज जो वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण का दौर है, इसमें तमाम देशों के स्वार्थ आपस में टकरा रहे हैं, मतलब स्पर्धा हो रही है, स्पर्धा अपनी चरम सीमा पर, और इससे वैश्विक संकट की संभावनाएं बढ़ रही है। ये हो गया आपका संक्षेपण। तो हमने दोनों गद्यांशों को कंप्लीट किया है। पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ा जाए, बार बार रिपीट कर करके पढ़ा जाए और तब तक पढ़ा जाए जब तक कि उसका केंद्रीय भाव न समझ में आ जाए। उसके बाद ही उत्तर लिखने का काम शुरू किया जाए, तो हम सही उत्तर भी लिखेंगे और अच्छे नंबर भी मिलेंगे। गद्यांश अवबोधन में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। इसके बाद आपका पत्र लेखन आता है। पत्र लेखन ये तीसरे का क और ख। प्रश्न आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं पढ़कर बता देती हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक की ओर से क जिला पुलिस अधीक्षक जो है उनको पत्र लिखिए, जिसमें संबद्ध जिले में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए कठोर कार्रवाई करने का अनुदेश हो। यहाँ पर हमें एक पत्र लिखना है, सरकारी पत्र लिखना है, जिसमें कि आप उत्तर प्रदेश राज्य के पुलिस महानिदेशक और कोई जिला है, काल्पनिक जिला है, उसका नाम नहीं दिया है, क नाम से उसको संबोधित किया गया है, तो आप भी क ही लिखेंगे कि क जिले के पुलिस अधीक्षक हैं, उनको आप एक पत्र लिख रहे हैं। शासकीय पत्र का फॉर्मेट होगा और उसमें विषय क्या होगा कि संबद्ध जिला, मतलब जो जिला, जिस जिले से संबंधित आप पत्र प्रेषित कर रहे हैं, वहां पर आपराधिक घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, उनको रोकना आवश्यक है और उसके लिए कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसा आप वहां पर निर्देश जारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी पर आधारित हमें पहला पत्र लिखना था। पहले आइए पहले पत्र को देख लेते हैं, तब दूसरे की ओर चलेंगे। दोनों पत्र 10-10 नंबर के होते हैं, विधिवत आपको लिखना होता है। तो पत्र लेखन में सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए फॉर्मेट। पत्र के विषय को पढ़कर, पत्र के लहजे को पढ़कर आपको अंदाजा लगाना होगा कि इसका फॉर्मेट क्या होगा। तमाम पत्र जो आपके सिलेबस में है उन्हीं में से कोई प्रारूप इसका होगा, तो ज्यादातर शासकीय प्रारूप वाले ही पत्र होते हैं और ये भी उसी प्रारूप में लिखा जाएगा। आइए देखते हैं। तो यह पत्र कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ आप देख रहे हैं पत्रांक के लिए ऊपर जगह बनी है, या तो एकदम मध्य बीचों बीच ऊपर लिख दीजिए और नहीं तो फिर साइड में दाहिनी ओर एकदम कोने लिख दीजिए। ये दोनों स्थान उपयुक्त होते हैं पत्रांक के लिए। तो हमने कार्यालय उत्तर प्रदेश के जो पुलिस महानिदेशक हैं उनकी ओर से पत्र को प्रेषित किया है। तो यहाँ प्रेषक का नाम ऊपर, मतलब प्रेषक का पद नाम ऊपर, नाम दिया नहीं है तो नाम का उल्लेख हम भी नहीं करेंगे। चाहे तो आप यहाँ पर क ख ग अ ब स कर सकते हैं नाम के लिए, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। कोडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, दोनों तरीके सही। ठीक है, यहां पर करना अनिवार्य बनता है। सेवा में अ ब स पुलिस उपाधीक्षक, क जनपद उत्तर प्रदेश। देखिए यहाँ पर क जनपद का प्रश्न में उल्लेख किया गया था तो हमने क जनपद ही लिखा है। दिनांक आप दाहिनी ओर डालेंगे, ये बीच में थोड़ा चला आया है, इसको थोड़ा इधर रखिएगा और दिनांक यहाँ काल्पनिक रहेगा। जो परीक्षा की तारीख है उससे पीछे की कोई तारीख डाल दीजिएगा। विषय क्या था? तो विषय था जिले में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु कठोर कार्रवाई के संदर्भ में। तो यहां से हमने अपनी असली बात को लिखना शुरू किया। अच्छा, एक चीज और है, लोग पत्रांक को लेकर बड़ी फजीयत में पड़ जाते हैं कि इसे कैसे डाला जाए। तो पत्रांक में कुछ भी काल्पनिक डाल दीजिए, वो आप ओरिजिनल लेटर तो लिख नहीं रहे हैं। और आयोग में चेक करने वाला जो व्यक्ति है, परीक्षक है, वो भी इस बात को जानता है कि आप कोई अधिकारी नहीं है, आप कैंडिडेट हैं, प्रतिभागी हैं, अभी उस पद के लिए आप कंपीट कर रहे हैं। तो पत्रांक आपके पास कहाँ से होगा? तो एक कल्पना आधारित पत्रांक लिख दीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। वो प्रशासनिक पत्र में जो लंबे चौड़े पत्रांक होते हैं उनसे आप परेशान मत होइए या उनको रटिए नहीं। आप सीधे सीधे एक कल्पना आधारित पत्रांक वहां पर कुछ अल्फाबेट और कुछ नंबर मिला के लिख दीजिए। अल्फाबेट का मतलब यहाँ वर्ण से है, हिंदी से। तो अब आगे चलते हैं। कहा गया कि महोदय, आपके जनपद में हाल ही में आपराधिक घटनाओं में हुई वृद्धि अत्यंत गंभीर चिंता का विषय है। प्रदेश स्तर पर इन घटनाओं की प्रतिकूल छवि उभर रही है कि एक जिला जो है बड़ा बदनाम है, यहाँ बाहुबली लोग टहल रहे हैं ठीक है, जिनसे न केवल आम जन में भय और असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रही है, बल्कि शासन की कानून व्यवस्था बनाए रखने की जो प्रतिबद्धता है उस पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं, यानी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित बिंदुओं पर कठोर और प्रभावशाली कार्रवाई सुनिश्चित करें। अब देखिए यहाँ पर तो हमने बिंदुवार दे दिया है, आप चाहें तो इसी बात को पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पॉइंट्स में लिख देना थोड़ा ज्यादा प्रामाणिक दिखाई देता है। तो अपराधों की सघन निगरानी के लिए कुछ गश्ती दलों की संख्या को बढ़ा दिया जाए, उनकी समय अवधि को ऐसा फिक्स किया जाए कि फिर अपराधियों के समय से वो मैच करे और अपराध न हो पाए। असामाजिक तत्वों की पहचान, उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। थानों में लंबित मामले जो है उनको शीघ्र निस्तारण किया जाए, जनता की शिकायतों को तवज्जो दी जाए।
खुफिया तंत्र को सक्रिय करते हुए संभावित आपराधिक गतिविधियों की पूर्व सूचना एकत्र करते हुए समय रहते उस पर निषेधात्मक निरोधात्मक कदम उठाया जाए, क्योंकि देर से मिला हुआ न्याय भी न्याय न मिलने के समान होता है। ठीक है, मतलब फरियादी आया और वो पीड़ित है, उसको कोई दबंग परेशान कर रहा है, उसको लूट रहा है या फिर उसे प्रताड़ित कर रहा है। पता लगा जब तक फैसला आया, जब तक पुलिस ने एक्शन लिया, तब तक वो तंग आकर आत्महत्या कर लिया। तो फिर फायदा क्या ऐसे निर्णय का, है ना। तो तत्काल न्याय मिले और निरोधात्मक कदम उठाए जाए, ये आवश्यक। 5वें नंबर पर कहा गया कि आम जनता के साथ पुलिस का सहयोग है इस बात को विश्वस्त बनाने के लिए, क्योंकि पुलिस में विश्वास लोगों का उठता जा रहा है। ठीक है, ये हकीकत भी है। तो आम जनता आप पर विश्वास करे, उस विश्वास बहाली के लिए सामुदायिक पुलिसिंग को प्रोत्साहित किया जाए, मतलब जनता और पुलिस के बीच में तालमेल को बैठाया जाए। आगे कहा गया कि आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपर्युक्त जो निर्देश है उनका अनुपालन करते हुए शीघ्र कार्रवाई करेंगे और 1 सप्ताह के भीतर प्रगति जो जितनी भी आपकी प्रोग्रेस होगी उसको उस प्रगति से कार्यालय को अवगत कराएंगे कि आपने इतना ज्यादा इस पर काम किया है। और आशा है कि आप जनपद में कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ करने में अपनी सक्रिय और प्रभावशाली भूमिका का निर्वहन करेंगे। अच्छा, मान लीजिए ये तो पत्र हो गया, पत्र आयोग ने लिखने के लिए कहा था तो आपने लिख दिया, और यहाँ पर जो व्यक्ति प्रेषिती है, माफ कीजिएगा प्रेषक हैं, उनके हस्ताक्षर और पदनाम इत्यादि का जिक्र कर दिया, काम हो गया। यहाँ पर प्रतिलिपियों की बात नहीं बनती है। ठीक है, यहाँ 2 व्यक्तियों के बीच में पत्र है। बहुत से लोग तो इस बात पर कंफ्यूज थे कि यहाँ अर्धशासकीय पत्र होगा, लेकिन नहीं, ये असल में शासकीय पत्र के ही फॉर्मेट में लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ फॉर्मल तरीके से कहा गया है। अगर अनौपचारिक शैली प्रश्न में भी लिखी होती, मतलब जो लहजा है उसका वो अनौपचारिकता वाला होता, व्यवहारिकता वाला होता कुल मिलाकर, तो हम अर्धशासकीय पत्र लिखते। लेकिन यहाँ पर ये शासकीय पत्र है शुद्ध, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। तो ये तो हो गया। अब मान लीजिए कि इतने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो फिर वहां पर अनुस्मारक और डेमी ऑफिशियल और बाकी जो कार्रवाइयां हैं उनकी नौबत आती। तो ये था आपका तीसरे का क। पत्र का प्रारूप आपने देखा, लिखने का तरीका आपने देखा। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से पत्र को आकार दिया जाएगा। और दूसरा प्रश्न हमारा क्या था कि उप सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से सभी राज्य सरकारों को एक परिपत्र लिखिए। ये क्या है? ये परिपत्र है। आयोग ने स्पष्ट आपको कह दिया, इसमें आपको पहचानना नहीं। अब इसमें होगा क्या? तो प्रसूति पूर्व भ्रूण का जो लिंग परीक्षण होता है उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया जाए, ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला अभियान सफल हो सके। तो एक अभियान की सफलता एक कार्यक्रम से, जो कि असल में लिंग परीक्षण वाला मामला है, उससे जुड़ा हुआ है। तो दोनों की सफलताएं आपस में संबद्ध हैं और इसी संदर्भ में आपको परिपत्र जारी करना है। परिपत्र हमेशा एक तरफा होता है, इसमें बदले में जवाब की नहीं बल्कि एक्शन की अपेक्षा की जाती है। परिपत्र कार्यालय आदेश से निकला हुआ एक नमूना है। कार्यालय आदेश का दायरा एक कार्यालय तक सीमित होता है, परिपत्र का दायरा व्यापक होता है, लेकिन लहजा दोनों का वही होता है, एक दिशीय इसका प्रवाह होता है। मतलब बड़े अधिकारी की ओर से निर्देश जारी किया जाता है और वो जितने भी समस्त मातहत होते हैं उनकी ओर जाता है, मतलब कनिष्ठ अधिकारियों की ओर जाता है। इसमें बदले में जवाब की अपेक्षा आमतौर पर नहीं होती। तो यहाँ परिपत्र का जो सरकारी प्रारूप है, यानी शासकीय पत्र वाला जो प्रारूप है, उसी में हम लिखेंगे विषय इत्यादि लिखकर। लहजा इसका निर्देश वाला नहीं बल्कि निदेश वाला रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये है आपका तीसरे का ख, यानी जो प्रश्न हमने देखा उसी का समाधान। अब इसमें प्रेषक कौन है? तो प्रेषक है उप सचिव गृह मंत्रालय के, और भारत सरकार सीधी बात है गृह मंत्रालय। तो यहां से परिपत्र जारी हो रहा है। यहां थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा, गृह मंत्रालय के ऊपर उप सचिव लिख लीजिएगा, उप सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली, इतना इसमें ऐड कर लीजिएगा तो ये संपूर्ण हो जाएगा। तो ये तो हो गए प्रेषक। प्रेषक कौन है? उप सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली। और परिपत्र की जो संख्या है, क्रमांक है, उसको काल्पनिक एक क्रमांक बनाकर आप दाहिनी ओर डाल दीजिए। दाहिनी ओर नहीं डालने की इच्छा है, बीच में एकदम ऊपर लिख दीजिए, सबसे ऊपर, वो भी किया जा सकता है। अब जिसको आप भेज रहे हैं परिपत्र, वो कुछ एक व्यक्ति तो है नहीं, कई सारे हैं। तो सेवा में मुख्य सचिव कहाँ के? तो सभी राज्य सरकारों के, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, ठीक है, और राज्य सरकारों से संबंधित जो मुख्य सचिव हैं। मतलब सीधी बात है कि सचिव जो है वो एक आला अधिकारी है, सर्वोच्च अधिकारी है। तो समस्त राज्य सरकारों में जो सचिव स्तर का अधिकारी है उसको ये परिपत्र प्रेषित किया जा रहा है, यही इसका भाव है और यही कहा भी गया था। अब विषय क्या है? तो विषय बिल्कुल स्पष्ट है। अच्छा, दिनांक के लिए यहाँ जगह बना दीजिएगा, कोई काल्पनिक दिनांक डाल दीजिएगा। स्थान आपने पहले ही लिख रखा है। तो प्रसूति पूर्व भ्रूण लिंग परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने के संदर्भ में आप यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की सफलता को भी जोड़ सकते हैं। मतलब वो भी विषय में शामिल कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि बाकी पत्र में तो आप लिखेंगे। तो अब आप संबोधित करेंगे महोदय महोदया, क्योंकि एक से ज्यादा व्यक्ति हैं तो स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं, तो दोनों संबोधन होने चाहिए।
तो यह सर्वविदित है, यानी सभी को पता है कि भारत सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे संपूर्ण महत्वपूर्ण सामाजिक अभियान के माध्यम से बालिकाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण का प्रयास कर रही है। यहाँ सशक्तिकरण की वर्तनी को सही कर लीजिएगा, त पर बड़ी की मात्रा। अब इसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है, लेकिन यह भी कटु सत्य है कि अनेक स्थानों पर आज भी प्रसव पूर्व भ्रूण लिंग परीक्षण जैसे जो गैर कानूनी और अमानवीय प्रथाएं हैं वो चली आ रही हैं। तो अब इन पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। इससे जो सामाजिक संतुलन है इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, सीधी बात है। इस संदर्भ में आपसे अनुरोध है, यानी जितने भी लोग रिसीव करेंगे उनसे, कि आपके राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने हेतु सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यहाँ लहजा क्या है? आदेश वाला है। अनुरोध भले ही किया गया है, लेकिन अनुरोध की चाशनी में लपेटकर आदेश दिया जा रहा है। ये परिपत्र है और इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिन पर की ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला ये कि पूर्वगामी लिंग परीक्षण को निषिद्ध करने वाले सभी प्रावधानों को कड़ाई से लागू करें, तभी काम हो पाएगा। और ये एक अधिनियम है, PCPNDT एक्ट है 1994 का, आपने पढ़ा होगा जीएस में। तो इसके अंतर्गत जो पंजीकृत होने वाले चिकित्सा संस्थान है उनकी नियमित निगरानी और निरीक्षण की व्यवस्था की जाए। और एक चीज आप जोड़ सकते हैं कि जिनका ये वाला पंजीकरण नहीं है उनको फिर तत्काल प्रभाव से लपेटा जाए। लपेटने जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो कैसे अपने क्लिनिक या जो जांच संस्थाएं हैं उनको चला रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई की जाए। तो वही चीज आगे लिखी गई है कि दोषी चिकित्सा संस्थानों, प्रयोगशालाओं और जो ऐसे व्यक्ति हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो। आम जन को जागरूक किया जाए मीडिया के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, ग्राम सभाओं के माध्यम से। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन के अंतर्गत जो योजनाएं चल रही हैं उससे लोगों को परिचित कराया जाए, मतलब ग्राउंड लेवल पर उसका प्रचार किया जाए। आप सभी से अपेक्षा है कि इस दिशा में शीघ्र ठोस प्रभावशाली कदम उठाया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी और उसकी नियमित रिपोर्ट मंत्रालय को प्रेषित की जाएगी। ये जो पत्र भेजा जा रहा है इसका जवाब नहीं प्रेषित किया जाएगा। जब आप एक्शन लेंगे, इस पूरी जितनी इसमें बातें की गई हैं उस पर अपने स्तर से आप जब एक्शन लीजिएगा तो उसकी जो प्रगति होगी उसकी रिपोर्ट आप गृह मंत्रालय को भेजेंगे। जब करेंगे तब भेजेंगे। और इस संवेदनशील विषय पर तत्परता से कार्य करते हुए लिंग समानता और सामाजिक संतुलन की दिशा में एक सार्थक पहल की आपसे अपेक्षा है। और बाकी भवदीय उप सचिव गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, ये अपना ढांचा हो गया परिपत्र का। यहां पर प्रतिलिपियां भी प्रेषित की जाएंगी। ठीक है, ये परिपत्र है तो इसमें प्रतिलिपियां बनेगी। पिछले वाले पत्र में 2 व्यक्तियों के बीच में संवाद हो रहा था तो वहां प्रतिलिपियों की गुंजाइश नहीं थी। यहां पर आप लिखेंगे थोड़ी सी जगह नीचे छोड़कर बाईं तरफ, प्रतिलिपियां सूचनार्थ अनुपालनार्थ प्रेषित। किसको किसको भेजनी है इस मगज में फंसने की आवश्यकता नहीं है, आप नंबर डालकर छोड़ दीजिए। सिर्फ फ्रेम में वो शामिल रहेगा तो आपका काम हो जाएगा। 1 2 3 4 ऐसे नंबर डाल के छोड़ दिया। एक बार फिर से प्रतिलिपियां भेजने की आज्ञा दे दीजिए। आज्ञा से हस्ताक्षर उप सचिव गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। आपका परिपत्र कंप्लीट हो गया। तो ये हमने 2 पत्र कंप्लीट किए। उससे पहले हमने गद्यांश अवबोधन को देखा। ये सारी चीजों की प्रैक्टिस हमने अपने पेड ग्रुप में कराई है। अगर आप भी करने के इच्छुक हैं और आगे भविष्य में आपको मेंस देना है तो आप हमारे सामान्य हिंदी के जो पेड ग्रुप 2025 और 26 के चल रहे हैं उनसे जुड़ सकते हैं। आइए अब आरंभ करते हैं आगे की यात्रा, यानी व्याकरण के हिस्से को देखना। विलोम शब्द इस बार काफी सरल दिए हुए थे और इन्हें आपको हल करना है। तो अब यहां से व्याकरण आरंभ होता है और व्याकरण में विलोम शब्द सबसे पहले। विलोम इस बार काफी आसान दिया हुआ था। सबसे पहला शब्द था सार युक्त। सार युक्त, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? सारहीन। सार से युक्त यानी जो तत्व से युक्त हो, तो इसका विलोम सारहीन हो जाएगा। सकाम का क्या होगा? निष्काम हो जाएगा। पुरस्कृत का क्या हो जाएगा? तो तिरस्कृत हो जाएगा। पूर्वकालीन का उत्तरकालीन हो जाएगा। पूर्व का उत्तर, पूर्व मतलब पहले, उत्तर मतलब बाद में। उत्थान का पतन हो जाएगा। समीप का दूर हो जाएगा, दूरस्थ भी लिख सकते हैं। ईश्वर का अनीश्वर हो जाएगा। ईश्वर का विलोम हो जाएगा अनीश्वर। कृत्रिम का हो जाएगा प्राकृतिक। रोगी का हो जाएगा स्वस्थ। और ऊर्ध्वगामी का हो जाएगा, ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर की ओर जाने वाला, तो इसका विलोम हो जाएगा अधोगामी। अधोगामी मतलब नीचे की ओर जाने वाला। इसके बाद 5वें प्रश्न में कहा गया कि उपसर्गों का निर्देश कीजिए और प्रत्ययों का निर्देश कीजिए, मतलब शब्द में से उपसर्ग को अलग करके दिखाइए। तो शब्द दिए हैं कुछ इस प्रकार से। दुष्प्राप्य, दुष्प्राप्य यानी जिसे प्राप्त करना कठिन हो। अब यहां पर उपसर्ग क्या है? यहां पर उपसर्ग है दु। दु, ठीक है, यहां पर ये विसर्ग लगा हुआ है दु के आगे। और प्राप्य एक अलग शब्द है। प्राप्य मतलब प्राप्त करने योग्य, और दु लगा दिया यानी वो कठिन हो गया। उसी प्रकार से अध्यात्म, अध्यात्म में अधि उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है। अध्यात्म में अधि उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है। अधि इसमें उपसर्ग है और आत्म जो है वो मूल शब्द है। अभ्युदय में अभि उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है। अभिधन, उदय।
अभी और उदय शब्दों से ये मिलकर बना है। उदय इसमें मूल शब्द है और अभी इसका उपसर्ग है। स्वागत में आप सभी जानते हैं कि सु जो है वो उपसर्ग है और आगत इसमें मूल शब्द है। प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है और अच्छ यानी आंखें, आंखों के सामने, तो अक्ष जो है वो मूल शब्द है और प्रति इसमें उपसर्ग है। तो इस हिसाब से हमने उपसर्गों को देखा। प्रत्ययों को देख लेते। तो प्रत्यय में सबसे पहले है पावक। आमतौर पर इसमें उपसर्ग खोजने के लिए कहा जाता है, लेकिन आयोग ने आपको लगा दिया प्रत्यय खोजने के लिए, तो कोई बात नहीं। पावक का पहले संधि विग्रह कर लीजिए, पौधन अक, पौधन अक। अब इसमें अगर उपसर्ग पूछता तो पौ उपसर्ग है, लेकिन पूछा है प्रत्यय तो अक प्रत्यय, ठीक है, जो पीछे वाला है वो प्रत्यय बन जाएगा। पाणिनि ये लिखा हुआ है, पाणिनि यानी पाणिनि से संबंधित। पाणिनि कौन थे? संस्कृत के सबसे बड़े व्याकरणाचार्य थे, संस्कृत को व्याकरणबद्ध करने का काम उन्होंने ही किया था। तो पाणिनि ये लिखा है। अब इसका आप संधि विग्रह कर लीजिए, तो पाणिनि इसमें से अलग हो जाएगा, पाणिनि इसमें से अलग हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और इसके बाद अब बचेगा क्या? तो इसके बाद अब बचेगा इसमें ईय, ईय। तो ये ईय जो आप देख रहे हैं यही इसमें प्रत्यय है। पाणिनि में हमने ईय जोड़ा, छोटी ई और बड़ी ई जब मिली आपस में तो यहां पर न पर बड़ी ई की मात्रा हो गई, पाणिनि। तो ईय प्रत्यय का इसमें इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद अगला शब्द है झाड़ू। झाड़ू में मूल शब्द क्या है? झाड़। झाड़ माने झाड़ना, वो चने का झाड़ नहीं, झाड़ना। झाड़ना मतलब झाड़ कर साफ करना। और इसमें जो प्रत्यय इस्तेमाल हुआ है वो है बड़ा ऊ। झाड़ में हमने बड़ा ऊ जोड़ा तो बना झाड़ू। इसके बाद है शक्ति। शक्ति में क्या प्रत्यय हो सकता है? तो शक्ति में शक मूल शब्द है। शक जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये मूल शब्द है। और ती जो है, त पर छोटी की मात्रा, ये यहां पर प्रत्यय का काम करेगा। ये मत समझ लीजिएगा कि यहां छोटी ही है। कई मामलों में इसी तरह के शब्द आपको दिखते हैं लेकिन उसमें छोटी ही प्रत्यय रहता है, लेकिन यहां पर छोटी मात्रा अवश्य है लेकिन ये प्रत्यय नहीं है, इसकी संरचना भिन्न है, ठीक है। यहां पर शक अलग शब्द है और त इसमें ती जो है वो आपका प्रत्यय हो जाएगा। इसी प्रकार से बलिष्ठ शब्द है, बल में इष्ट जोड़ देंगे तो आपका बलिष्ठ हो जाएगा, ये आपका प्रत्यय इसमें अलग हो गया। अब आता है वाक्यांश हेतु एक शब्द। सीधे सीधे एकदम दिए हुए थे, आराम से आप इसको कर सकते हैं। थोड़ी सी अगर आपने पढ़ाई की है, रिवीजन किया है तो आप आराम से कर पाएंगे। ये सब कुछ हमारे नोट्स से आया हुआ है। आपने अगर SCS का सामान्य हिंदी का नोट्स पढ़ा हुआ है, उससे रिवीजन किया है और हमारे सारे मॉक्स लगाए हैं तो आपको कहीं से दिक्कत नहीं आई होगी, बशर्ते कि आपने ईमानदार मेहनत की हो। तो दिया है कि जो कहीं से लौट कर आया हो या कहीं लौट कर आया हो, प्रत्यागत कहा जाएगा, ठीक है। एक बार वहां पर आया हुआ था फिर से आ गया। लौट कर आने का मतलब यही है ना कि वहां पहले से मौजूद था एक बार, फिर वहां से गया, फिर लौट के आ गया, तो इसको प्रत्यागत कहा जाता है। जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अप्रवासी। जिसे करना बहुत कठिन है, दुष्कर। दुष्प्राप्य जैसे शब्द है वैसे ही दुष्कर भी है। जिस पर अभियोग लगा है वो अभियुक्त हो जाएगा। और जो अपनी पत्नी के साथ है उसको सपत्नीक कहा जाएगा, सपत्नीक कहा जाएगा। इस प्रकार से हमने वाक्यांश हेतु एक शब्द को भी हल किया। और ध्यान दीजिएगा ये 10 नंबर का यानी 2-2 नंबर के ये सारे हैं। तो अगर आप एक छोड़कर आते हैं तो 2 नंबर आपके साफ हो जाएंगे। मेंस में प्रश्न छोड़कर आना सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर आपको प्रश्न का 1% भी हिस्सा आ रहा है तो आपको उसे अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर वो 1% भी सही हो गया ना तो पॉइंट में कुछ नंबर आपको मिल जाएंगे और वो आपके खाते में जुड़ेंगे। इसीलिए प्रश्न को एकदम खरा खरा छोड़ देना ये बुद्धिमानी नहीं। प्रीलिम्स में ठीक है कि आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वहां आपने जिन्हें एकदम से आपको कुछ पता नहीं चल रहा था उन प्रश्नों को छोड़ दिया, लेकिन मेंस में वो काम नहीं है। मेंस लिखने का गेम है, यहां अगर आप लिखने से जरा भी चूके तो गए। 0.1 नंबर मिलने की भी अगर गुंजाइश दिख रही है तो उस प्रश्न को करिए, तभी आप सेलेक्ट होंगे। ये मत सोचिए कि वहां पर हम फालतू लिख कर आ रहे हैं। अब फालतू का मतलब आप गाना तो लिखेंगे नहीं, आपने पढ़ा तो है ही है, तो एक धुंधला अनुमान आपके दिमाग में है कि अच्छा इसका ये हो सकता है, लेकिन आप कंफर्म नहीं। तो कंफर्म नहीं है तो जो आपको करीबी समझ में आ रहा है उसको लिख कर आइए, इसी में भलाई। इसके बाद अब वाक्य और वर्तनी शुद्धि है। पहला वाक्य दिया था इसमें कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा अनुसार चलना चाहिए। लिखेंगे कैसे इसे? हमें अपने माता पिता की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। हमें अपने माता पिता की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। आज्ञा अनुसार जो शब्द है ना, ये यहाँ पर एक व्यक्ति की अगर बात की गई होती, मतलब एक व्यक्ति को संबोधित किया गया होता तो उसके लिए सही होता। हालांकि इस वाक्य में अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो कोई गड़बड़ नहीं, मतलब शुद्ध करने के लिए दिया है आयोग तो शुद्ध तो करेंगे ही, लेकिन अगर ऐसे इसको देखा जाए तो इसमें कोई खास गड़बड़ नहीं है।
लेकिन अगर हम इसे सुधारना ही चाहते हैं तो हम इसे तोड़ देंगे आज्ञा के अनुसार। यहाँ ऐसा के अनुसार क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि दो कर्ता है यहाँ पर, माता और पिता। दूसरा है वह डरती डरती घर में घुसी। तो अब यहां पर क्या करेंगे, इसे आप लिख दीजिए वह डरते डरते घर में घुसी। ठीक है, आज मैं हरी हरी मटर लाया, आज मैं हरे हरे मटर लाया, हरी हरी मटर नहीं बल्कि हरे हरे मटर लाया। उसने सारा दोष अपने सिर पर ले लिया, उसने सारा दोष अपने सिर पर ले लिया। तो इसे आप लिख सकते हैं उसने सारा दोष अपने सिर ले लिया। ये एक मुहावरे जैसा होता है, अपने सिर लेना, अपने सिर पर लेना। ये लोकोक्ति या मुहावरा नहीं है, बल्कि मुहावरा आपका बनता है अपने सिर लेना, दूसरे की आफत अपने सिर लेना। तो यहां पर सिर पर ले लिया ये जो लिखा हुआ है ना, ये नहीं उपयुक्त है। इसकी जगह हो जाएगा उसने सारा दोष अपने सिर ले लिया। मनुष्य इसलिए परिश्रम करता है ताकि उसे अपना पेट पालना है। अब इसे कैसे शुद्ध करेंगे? तो मनुष्य इसलिए परिश्रम करता है ताकि वह अपना पेट पाल सके। पेट पालना है नहीं बल्कि पेट पाल सके, इस प्रकार से लिखेंगे और यही सही है। मतलब वाक्य कैसा बन जाएगा? मनुष्य इसलिए परिश्रम करता है ताकि वह अपना पेट पाल सके। इसके बाद अब वर्तनी शुद्ध करनी है। तो वर्तनी में आप देख रहे हैं कि यहां पर एकत्रित लिखा है। एकत्रित नहीं होता है, एकत्र होता है। उत्तरदायी नहीं होता है, उत्तरदायी होता है। बड़ी ई की जगह पर य पर बड़ी की मात्रा होगी। निरपराधी कोई शब्द नहीं होता है, निरपराध होता है। निरपराध असल शब्द होता है, ध्यान दीजिएगा। दुरावस्था नहीं होता है, दुरवस्था होता है। दुरवस्था होता है मतलब र पर जो आ की मात्रा यहां लगी है ना, उसमें आ की मात्रा को हटा दीजिए, सिर्फ र रहेगा। दुरवस्था होता है। गृह प्रवेश ऐसे नहीं लिखा जाता है, मतलब छोटी ई की मात्रा नहीं होती है बल्कि री की मात्रा होती है, गृह प्रवेश। ठीक है, ये शुद्ध इनका स्वरूप हो जाएगा। और इसके बाद अंतिम हमारा प्रश्न है मुहावरा लोकोक्ति का। आप जानते हैं कि ये पूरा 30 नंबर का होता है, 3-3 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है। और इसमें आप देखें कुल मिलाकर 10 आपको दिए जाते हैं। तो हालांकि इसमें 10 और 20 के रेशियो में बांटा गया है, कोई बात नहीं। आइए देखते हैं। तो कोल्हू का बैल, गूलर का फूल, एकदम सामान्य वाले मुहावरे लोकोक्ति दिए हुए हैं। कुछ भी इसमें टेढ़ा प्रयोग नहीं किया गया है। पहले आयोग कुछ अनोखी लोकोक्तियां देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं कर रहा है। जो एकदम सामान्य लोकोक्तियां और मुहावरे हैं वही है। तो इनके अर्थ आप जानते ही हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए। तो सबसे पहले है कोल्हू का बैल। कोल्हू पहले चलते थे, बैल को उसमें जोत दिया जाता था, तो ऐसे एक ही स्थान पे ऐसे गोल 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 घूमता रहता था। ठीक है, वो यहाँ पे ऐसे मशीन मतलब काठ की ऐसे ऊपर से रखी जाती थी, काठी रहती थी, और उसको उसमें जोत दिया जाता था। वो ऐसे एक ही स्थान पे गोल गोल चक्कर लगाता था। उसकी वही आदत बन जाती थी। जितनी देर तक उससे परिश्रम करवाया जाए वो करने में सक्षम होता था। तो लगातार एक ही काम में अगर कोई लगा होता है तो उसको कहा जाता है, मतलब लगातार एक ही काम में परिश्रम कर रहा है तो उसको कहा जाता है कि कोल्हू का बैल हुआ है। वाक्य प्रयोग आप कुछ भी कर सकते हैं। दिन रात ऑफिस में ऐसे काम करता है जैसे कोल्हू का बैल हो, सामान्य तौर पर आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगला क्या है? गूलर का फूल। गूलर में जो फूल है ना वो दिखाई नहीं देते, और फल में क्या होता है? अंदर मक्खी जाकर अपने लार्वा जो है वो सेट कर देती है, मतलब अंडे दे देती है, तो अंदर उसके कीड़े होते हैं। तो गूलर का फूल मतलब बहुत ही दुर्लभ चीज। तो जब कोई भी व्यक्ति या कोई वस्तु दुर्लभ होती है, आमतौर पर कोई व्यक्ति दुर्लभ होता है, तो उसके लिए ये चीज इस्तेमाल की जाती है, मतलब ये लोकोक्ति इस्तेमाल की जाती है। तो कहा जा सकता है कि आजकल ईमानदार अधिकारी तो गूलर का फूल बन चुका है, या ईमानदार इंसान, अधिकारी कहना थोड़ा सा खतरे वाला हो सकता है। नहीं, आयोग सोचेगा कि फिर सीधा आरोप हमारे ऊपर लग रहा है। तो बेहतर यह है कि आप ये कहिए कि ईमानदार इंसान मिलना आजकल गूलर के फूल के मिलने के समान है। उसके बाद है गंगा नहाना। ये काम कर ले तो गंगा नहा ले, मेंस क्लियर हो जाए तो गंगा नहा ले। मतलब क्या हुआ गंगा नहाने का? गंगा नहाना मतलब पापों से मुक्त होना, निश्चिंत होना, पाप से मुक्त होकर निश्चिंत होना। तो उसने मंदिर जाकर दान पुण्य किया, मानो गंगा नहा लिया। और भी अच्छे वाक्य प्रयोग हो सकते हैं, आप अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करिएगा। घड़ों पानी पड़ जाना, अर्थात इसका मतलब क्या होगा? बहुत ज्यादा शर्मिंदगी। जब बहुत ज्यादा आप शर्मिंदा होते हैं तो कहते हैं कि घड़ों पानी पड़ गया। सभा में अपनी गलती पकड़े जाने पर, या रंगे हाथ, अब रंगे हाथ खुद ही एक मुहावरा हो जाएगा, तो एक मुहावरे के लिए दूसरा मुहावरा नहीं, सीधे सीधे लिखिए। सभा में अपनी गलती पकड़े जाने पर उस पर तो घड़ों पानी पड़ गया। हाथ पीले कर देना, लड़की का विवाह जब होता है तो उसको हाथ पीले करना कहा जाता है। तो किसी लड़की का विवाह कर देना, लड़कों के भी हाथ पीले होते हैं लेकिन वो कहा नहीं जाता है। तो अब यहां कहा गया कि बाप ने अपनी दोनों बेटियों के हाथ पीले कर दिए, ऐसे आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। ओखली में सिर दे दिया तो मूसलों से क्या डरना, मतलब समस्या के जब केंद्र में आपने हाथ डाल दिया है तो फिर आपको भयभीत नहीं होना चाहिए, अर्थात खतरा मोल लिया है तो परिणाम से डरना नहीं चाहिए, ये मतलब है इसका। तो जब आपने चोरी करना शुरू ही कर दिया है तो पकड़े जाने का डर क्यों सता रहा है?
ओखली में सिर दे ही दिया है तो मूसल का क्या डर है, या रिश्वत ले ही ली है तो फिर इनकम टैक्स वालों का डर कैसा लग रहा है आपको, है ना। तो इस पर भी वो इस्तेमाल किया जा सकता है। काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, अर्थात धोखा एक ही बार दिया जा सकता है, बार बार नहीं। उसने मुझे एक बार धोखा दे दिया, लेकिन अब बार बार काठ की हांडी थोड़े ना चूल्हे पर चढ़ेगी, है ना। नक्कार खाने में, नक्कार खाना मतलब जहां नगाड़े बजते हो, नक्कारा मतलब नगाड़ा, तो नक्कार खाने में तूती की आवाज, जो तुतूहरी होती है उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी ना। ऐसे नगाड़ा आप ढेर सारे बजा रहे हैं, उसमें अगर कोई तुतूहरी बजा रहा है, तूती बजा रहा है, तो वो सुनाई नहीं देगा। तो इसी पर ये बन गया है कि नक्कार खाने में तूती की आवाज कौन सुनेगा। तो इसको आप अर्थ के तौर पर क्या लेंगे कि बड़ी भीड़ या हंगामा हो रहा है तो उसमें किसी एक व्यक्ति की सुनवाई या किसी छोटे व्यक्ति की सुनवाई नहीं होती। वाक्य प्रयोग ऐसे हो जाएगा कि संसद के शोरगुल में विपक्ष की बातें नक्कार खाने में तूती की आवाज बन गई। अब यहां पर विपक्ष में आप राहुल गांधी और मोदी जी ऐसे लिखना मत शुरू करिएगा, ठीक है। ये नाम लेके किसी पर आक्षेप नहीं करना है, आप सांकेतिक रूप से कह सकते हैं। और भरसक कोई काल्पनिक किरदार आपको चुनना चाहिए, किसी भी जो प्रत्यक्ष धरती पर उपलब्ध व्यक्ति हैं और वो भी जाने माने व्यक्ति हैं, मतलब उन्हें सब जानते हैं, तो उनका नाम कतई इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद कहा गया रस्सी जल गई पर बल नहीं गया या ऐंठन नहीं गई। तो इसको कब इस्तेमाल किया जाता है? जब पराजय भी आपको मिल जाए लेकिन आपका घमंड न चूर हो, आप अभी भी अभिमान में अकड़े रहें, तो कहा जाता है रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं छूटा। तो उसकी नौकरी चली गई है लेकिन ऐंठता तो ऐसे है या अपने आप को दिखाता तो ऐसे है जैसे रस्सी तो चली गई पर ऐंठन नहीं गई, ठीक। हींग लगी न फिटकरी रंग हो गया चोखा, मतलब कुछ लगाया नहीं तब भी आपको परिणाम अच्छा प्राप्त हुआ। तो इसका वही है कि बिना खर्च या प्रयास के आपको अच्छा लाभ मिल गया। तो आप लिख दीजिए कि उसने तो बस 2 फोन लिए और सारा काम हो गया। माफ कीजिएगा, उसने तो बस 2 फोन किए और सारा काम हो गया, मतलब हींग लगी न फिटकरी रंग चोखा हो गया। और भी वाक्य प्रयोग हो सकता है। तो इस तरीके से हमने इसमें मुहावरे लोकोक्ति तक पूरा समाधान आपको प्रस्तुत किया है। बहुत सारी चीजें आपकी क्रिएटिविटी पर निर्भर करती हैं। हमने आपको एक समाधान इसलिए दिया ताकि आपको अप्रोच पता चल सके कि प्रश्न पत्र को कैसे हल करना है, उसे कैसे देखना है। तो आशा है कि आपको संतुष्टि मिली होगी, आपके प्रश्नों, आपकी जो शंकाएं हैं उनका समाधान हो गया होगा। इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक देखिएगा अवश्य, इससे बहुत सारी बातें आपको जानने और समझने का अवसर प्राप्त होगा। तो इस पूरे लेक्चर में इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।